अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे, वेदिका के ब्लड का इस्तेमाल करके दुष्यंत अपनी आर्मी बनाता जा रहा था। दुष्यंत ने कभी नहीं सोचा था कि अपने ही दुश्मन का खून वो इस तरह से इस्तेमाल कर पाएगा, मगर अब समय आ गया था कि वो अपने दूसरे मकसद पर काम करे। इतने दिन के मशक्कत के बाद भी उसके साथियों को सिद्धांत का कोई पता नहीं चला था। दुष्यंत इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था, इसलिए उसने खुद वहां जाने का प्लान बनाया। जैसे ही वो नर्मदापुरम के उन जंगलों में पहुंचा, वहां जोर से बारिश होने लगी। बारिश के कारण जंगल में चल पाना मुश्किल हो गया था, मगर दुष्यंत हार मानने वालों में से नहीं था। देखते ही देखते वो गुफा के पास पहुंच गया। कई दिनों से उसके साथी उस गुफा में अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने गुफा के आजू बाजू टेंट तक लगा लिए थे, मगर वो गुफा के अंदर जाने में कामयाब नहीं हुए। जैसे ही दुष्यंत को मालूम चला कि उसका मेन मकसद अच्छे से चल रहा है, वो अपने दूसरे मकसद को पूरा करने के लिए चला आया। क्या अपडेट है? क्या तुम लोग गुफा के अंदर जाने में कामयाब हो पाए हो? दुष्यंत ने अपने साथियों से पूछा, लेकिन उनके चेहरे पर आई निराशा को देखकर उसने उनके जवाब का भी इंतजार नहीं किया। उसने गुफा के सामने दो खड़े आदमियों को धक्का देकर दूर हटाया और बोला, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, अब मुझे ही कुछ करना होगा। उसने कहा और गुफा के अंदर जाना शुरू कर दिया। मगर गुफा में पहला कदम रखते ही दुष्यंत को एक जोर का करंट लगा और वो न जाने कितनी दूर जाकर गिर गया। ये देखते ही वहां मौजूद बाकी सारे लोग चौंक गए और अपने बॉस को उठाने के लिए तुरंत भागे। मैं ठीक हूं, छोड़ दो मुझे, दुष्यंत ने गुस्से से कहा और पैरों पर खड़े होते हुए अपने कपड़े झाड़ने लगा। उसके चेहरे पर एम्बैरेसमेंट साफ नजर आ रही थी। जाओ, जाकर एक्सप्लोसिव्स लेकर आओ, हम आज ही इस गुफा के दरवाजे को तोड़ देंगे, उसने चिल्लाते हुए कहा। कुछ ही पल में दुष्यंत के साथियों ने उस गुफा को एक्सप्लोसिव से कवर कर दिया था। दुष्यंत अपने हाथ में बम का बटन लेकर खड़ा हुआ था। जैसे ही उसके साथी ने इशारा किया, दुष्यंत ने वो बटन दबा दिया। बटन दबाते ही पूरे जंगल में एक तेज आवाज गूंज उठी। पेड़ों पर बैठे पंछी, यहां तक कि जमीन पर आराम कर रहे जानवर भी उस आवाज से डर गए और यहां वहां भागने लगे। चारों तरफ धुआं धुआं हो चुका था, लेकिन जब दुष्यंत ने गुफा के दरवाजे की तरफ देखा तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया, क्योंकि उस गुफा का एक भी पत्थर यहां वहां नहीं हुआ था। दुष्यंत अपने आप को रोक नहीं पाया और उसने दोबारा से गुफा में अंदर जाने की कोशिश की, मगर एक बार फिर वो दर्द के साथ नीचे जमीन पर गिर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उस गुफा में जा पाना मुमकिन क्यों नहीं था। वो उठकर अपने साथियों से कुछ और कहने ही वाला था कि तभी अचानक से हवा में एक तीर आया और दुष्यंत के कंधे में जा लगा। दुष्यंत दर्द से करा उठा। वो और उसके साथी अलर्ट हो गए। उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो कुछ लोगों को अपने सामने खड़ा पाया। उनके चेहरों पर कुछ निशान बने हुए थे। कपड़ों के नाम पर उन्होंने सिर्फ अपने निचले हिस्से को ढका हुआ था। दुष्यंत ने अपने कंधे से उस तीर को निकाला और चिल्लाते हुए बोला, कौन हो तुम लोग? तब उस गुट का सरदार आगे आया और दुष्यंत से इशारों में बातें करने लगा। वो दुष्यंत से इशारा करते हुए कह रहा था कि उसे गुफा के अंदर नहीं जाना चाहिए। यह देखकर दुष्यंत और भी गुस्से में आ गया। उसने सामने खड़े आदिवासी गुट के सरदार को एक जोर का धक्का दिया। यह देखते ही उसके बाकी साथी गुस्से के साथ दुष्यंत और उसके साथियों की तरफ बढ़े और उन पर हमला बोल दिया। वो चिल्लाते हुए कुछ कह रहे थे, मगर दुष्यंत को उनकी बात समझ नहीं आ रही थी। ये वही आदिवासी लोग थे जिन्होंने सिद्धांत को भी गुफा में जाने से रोकने की कोशिश की थी, मगर क्योंकि सिद्धांत ने उनकी मदद की थी, इसलिए उन्होंने उसे जाने दिया था। मगर वो इस तरह से सभी को गुफा में नहीं जाने देने वाले थे, क्योंकि वो गुफा उनके लिए बहुत ही पवित्र थी। दुष्यंत गुट के सरदार से लड़ने लगा। कुछ देर लड़ने के बाद उसका पेशेंस खत्म हो गया। उसने अपनी जेब से एक गन निकाली और अगले ही पल आदिवासी समूह के सरदार को सीने में गोली मार दी। वो सरदार दर्द के साथ नीचे जमीन पर गिर गया। उसके बाकी साथी अपने आप रुक गए और
अपने सरदार की मौत का दुख मनाने लगे। दुष्यंत ने एक आखिरी बार गुफा की तरफ देखा और अपने साथियों को वहां से चलने का इशारा किया। वो जानता था कि उसे दोबारा यहां आना होगा, लेकिन इस वक्त वहां इतने कम लोगों के साथ रुकना खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि न जाने कब वो आदिवासी लोग अपने बाकी साथियों के साथ लौट आए। वहीं दूसरी तरफ इंस्पेक्टर रौनक सिद्धांत, विक्रम और वेदिका को ढूंढने में लगा हुआ था, मगर उसे उन तीनों का नामो निशान नहीं मिला। वो जानता था कि दाल में कुछ काला था। मम्मी की चोरी के बाद वो चोर को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर वो भी कामयाब नहीं हो रहा था, जिसके कारण वो फ्रस्ट्रेट होता जा रहा था। इंस्पेक्टर रौनक बार बार सीसीटीवी फुटेज को चलाकर कोई क्लू ढूंढने की कोशिश कर रहा था। अचानक से उसकी नजर चोर के हाथ में पहनी हुई एक चमकीली अंगूठी पर पड़ी। उसने तुरंत वो वीडियो रोकी और उसे ध्यान से देखने लगा। उसे अच्छे से मालूम था कि जब वो चोर पहली बार चोरी करने आया था तो वो लैब से कुछ भी लेकर नहीं गया था। उसने तुरंत दुष्यंत के कमरे के अंदर जाने की फुटेज को चलाया और उसके तुरंत बाद कमरे से बाहर निकलने की फुटेज को चलाया। दोनों में बस एक ही अंतर था। अंदर जाते वक्त दुष्यंत के हाथ में कोई भी अंगूठी नहीं थी, मगर बाहर निकलते वक्त उसके हाथ में एक चमकती हुई अंगूठी थी, जो कि हद से ज्यादा चमक रही थी। उस अंगूठी को देखते ही इंस्पेक्टर रौनक अपनी जगह पर खड़ा हो गया, क्योंकि उसे भी पुरानी सभ्यताओं और इतिहास के बारे में पढ़ना पसंद था। उसने किसी बुक में ऐसे ही एक अंगूठी के बारे में पढ़ा था, मगर उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ असल जिंदगी में भी हो सकता है। सालों पहले उसने एक किताब पढ़ी थी जिसमें एक राजकुमारी और उसके प्रेमी की कहानी थी। उस कहानी में लिखा था कि कैसे प्रेमी ने अगले जन्म में सब कुछ याद रखने के लिए एक अंगूठी पर अपनी प्रेमिका का खून लगा दिया था, ताकि वो जब दोबारा जन्म ले तो आसानी से अपने पिछले जन्म को याद कर पाए। इंस्पेक्टर रौनक इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था, मगर आज अंगूठी को देखकर न जाने क्यों उसका मन कह रहा था कि शायद वो कहानी सच हो। अब उसके मन में हजार सवाल उठने लगे थे। क्या सच में वो चोर वही आदमी था जिसने अपनी प्रेमिका को याद करने के लिए वो अंगूठी छुपाई थी? इंस्पेक्टर रौनक की रुचि इस केस में और भी बढ़ गई। उसे जल्द से जल्द उस चोर को ही नहीं बल्कि बाकी सभी को पकड़ना होगा, ताकि वो इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझा सके। वहीं दूसरी ओर सिद्धांत अपने अभ्यास में लगा हुआ था, मगर वो जानता था कि अकेले अभ्यास करके वो कभी भी ताकतवर नहीं बन पाएगा। उसे किसी गुरु की जरूरत थी जो उसे युद्ध कला के बारे में सिखा सके। वो यूं ही बाजार की तरफ निकल गया। उसके मन में कई चिंताएं चल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो आर्यन और राजकुमारी वंदिता को मिलने से कैसे रोके। अचानक से उसे घोड़े के कदमों की आवाज आई। उसने जब मुड़कर देखा तो पाया कि आर्यन और उसके साथी शहर से कहीं बाहर जा रहे थे। सिद्धांत की आंखें चमक उठी, क्योंकि यही सही मौका था जब वो राजकुमारी वंदिता को सब कुछ सच सच बता सकता था। सिद्धांत ने तुरंत आर्यन के जैसे कपड़े खरीद लिए और उसका भेष बदलकर वो राजमहल की तरफ बढ़ गया। सिद्धांत को नहीं पता था कि आर्यन कितनी जल्दी वापस आ जाएगा, इसलिए उसे ये काम जल्द से जल्द निपटाना होगा। इस वक्त उसके हिसाब से सिर्फ यही तरीका था जिससे वो आने वाली मुसीबत को रोक सकता था। अचानक से सिद्धांत की नजर एक दुकान में टंगे हुए आईने के ऊपर पड़ी। उसके कदम वहीं थम गए। आज वो पहली बार अपने आप को आर्यन के रूप में देख रहा था। उसके मन में अजीब से भाव उठने लगे। वो कहीं ना कहीं बहुत दुखी था कि उसे अपने आप से ही इतना ज्यादा छुप कर रहना पड़ रहा था। यही नहीं, उसका मन ग्लानि से भी भरा हुआ था कि वो पीठ पीछे अपने आप को ही धोखा दे रहा था। मगर वो जानता था कि उसे कुछ पल के लिए अपने दिल को समझाना होगा और जो सही है वो करना होगा। वो राजमहल में पहुंचने ही वाला था कि तभी अचानक से उसके सामने जयंत आ गया। एक पल के लिए सिद्धांत की धड़कनें थम गईं। वो अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहा था कि उसके भाई ने ही उसको इतना बड़ा धोखा दिया था। सिद्धांत के गुस्से भरी नजर जब जयंत पर पड़ी तो वो सिद्धांत के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे मुझे मारना चाहते हो? ये सुनते ही सिद्धांत ने अपने आप को संभाला। वो अभी जयंत के सामने अपनी असलियत नहीं आने दे सकता था। मुझे तो लगा था कि तुम साथियों के साथ पास के ही शहर में गए हो।
जयंत ने सिद्धांत की तरफ संशय से भरी नजरों से देखते हुए पूछा। सिद्धांत का गला सूख गया। उसने इस बारे में सोचा ही नहीं था कि अगर आर्यन का कोई जान पहचान वाला उसे देख लेगा तो क्या करेगा। तब सिद्धांत ने तुरंत जयंत का जवाब देते हुए कहा, मैंने अपने साथियों को आगे जाने के लिए कहा है। मैं भी उनके साथ जाऊंगा, लेकिन उसके पहले जो मेरा मुख्य मकसद है मैं उस पर तो काम कर लूं। एक पल के लिए जयंत उसको देखता रहा। उसके बाद उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई और उसने सिद्धांत की पीठ को थपथपाते हुए बोला, ये हुई ना बात, तुम ही मेरे शेर हो। इतना कहकर वो वहां से चला गया। सिद्धांत ने चैन की सांस ली और अपने कदम राजकुमारी वंदिता की तरफ बढ़ाए, मगर उसने एक चीज नोटिस नहीं की थी कि किस तरह जयंत कुछ दूर रहकर उसकी तरफ देख रहा था। जयंत की आंखों में एक भाव था जिसे पढ़ पाना मुश्किल था। कुछ ही देर में सिद्धांत राजकुमारी वंदिता के पास पहुंच चुका था। वंदिता हमेशा की तरह मैदान में अपना अभ्यास कर रही थी। सिद्धांत को वहां देखकर वो चौंक गई। मुझे तो लगा था कि आज तुम नहीं आने वाले हो, फिर अचानक से कैसे? सिद्धांत अभी भी राजकुमारी वंदिता की खूबसूरती देखकर अचंभे में था। उसे समझ आ गया था कि आखिर आर्यन राजकुमारी वंदिता के प्यार में क्यों गिर गया था, क्योंकि राजकुमारी वंदिता सिर्फ सुंदर ही नहीं थी, बल्कि वो एक कोमल हृदय की इंसान थी। राजकुमारी वंदिता सिद्धांत को आर्यन समझ रही थी। सिद्धांत ने देखा कि कैसे वो आर्यन को देखकर खुशी से फूले नहीं समा रही थी। राजकुमारी वंदिता की आवाज ने सिद्धांत को उसके ख्यालों से बाहर निकाला। देखो, कल जो तुमने मुझे तरकीब सिखाई थी, मैं आज उसे कितने अच्छे से कर पा रही हूं। राजकुमारी वंदिता ने हवा में अपना भाला घुमाते हुए कहा। सिद्धांत अगले पल बोला, राजकुमारी वंदिता, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। यह सुनते ही वो रुक गई और सिद्धांत की तरफ अपने पूरे अटेंशन के साथ देखने लगी। क्या तुम मुझे फिर से कोई नई कहानी सुनाने वाले हो? मैं रोज तुम्हारी कहानियों का इंतजार करती हूँ। राजकुमारी वंदिता ने खिलखिलाते हुए कहा। यह सुनते ही न जाने क्यों सिद्धांत कुछ कह नहीं पाया। वो अपने सामने खड़ी लड़की का दिल नहीं तोड़ना चाहता था। वो जानता था कि राजकुमारी वंदिता को सच जानना बहुत जरूरी है, लेकिन इस तरह सिद्धांत उसको और दुख नहीं देना चाहता था। वो चाहकर भी अपने मुंह से सच नहीं निकाल पाया। उसने तुरंत अपना सिर नामे हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं आपको ये बताने आया हूं कि मैं कुछ दिन के लिए शहर से बाहर जा रहा हूं। आप अपना अभ्यास जारी रखिए, मैं आपसे जल्दी मिलूंगा। ये सुनते ही राजकुमारी वंदिता की आंखों से चमक चली गई, मगर उसने अपने आप को संभाला और एक मुस्कान के साथ बोली, तुम चिंता मत करो, जब तुम वापस आओगी तो मैं इस तरकीब को अच्छे से सीख चुकी होंगी। सिद्धांत ने एक आखिरी बार राजकुमारी वंदिता को देखा और वहां से चला गया। वो अपने ख्यालों में खोया हुआ था, इसलिए उसने अपने पीछे से आ रही काली परछाई पर ध्यान नहीं दिया। अगले ही पल उसे अपने सिर पर एक जोर का वार महसूस हुआ। सिद्धांत तुरंत जमीन पर गिर गया। क्या होगा आगे? क्या सिद्धांत को राजकुमारी वंदिता को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए था? आखिर सिद्धांत पर वार किसने करवाया था? क्या दुष्यंत उस गुफा में जाने में कामयाब होगा? क्या इंस्पेक्टर रौनक इस पूरी कहानी का सच जान लेगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।